अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी, वेलकम टू डू स्टेशन। एक और वीडियो के साथ डू स्टेशन पे खुश आमदेद। उम्मीद करता हूँ जी आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे और मेरी एफर्ट जी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। हमारी सीरीज कवर कर रहे हैं जिसमें हम हेल्थ एंड सेफ्टी अच्छे से सीख रहे हैं, आसान से अंदाज में, बिगनर से एक्सपर्ट लेवल तक। तो उसके सिलसिले में जी हमारा जो मॉड्यूल 4 हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट हीरा प्रोसेस चल रहा है, उसका जी आज पार्ट 4 है, वेरी इंपॉर्टेंट वन। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि जी रिस्क असेसमेंट की जो सी रिक्वायरमेंट्स या प्री रिस्क असेसमेंट प्रिपरेशन जो हम करते हैं, जिससे हमारा रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस इफेक्टिव होता है, उन चीज़ों को देखेंगे आज। जिसमें असेसर आ जाता है कि उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसका क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। देन जी आपकी जो प्री रिस्क असेसमेंट की प्रिपरेशन में स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव और रिस्क असेसमेंट प्लान्स कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। देन जो हमारी टीम होती है रिस्क असेसमेंट की कैसे इस्टेब्लिश होती है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होती है। देन जी आपके पास जो आपने सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़ करने हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आपके पास जो आपने एक्सपर्ट्स या दीगर स्टेक होल्डर्स हैं जो कंसर्न है रिस्क असेसमेंट से, उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे आपने उनको इंगेज करना है। देन आपने जो अपना प्लान है रिस्क असेसमेंट का उसको इफेक्टिव तरीके से कैसे कम्युनिकेट करना है। और एट दी एंड जी जेनेरिक रिस्क असेसमेंट क्या होती है और डायनामिक रिस्क असेसमेंट क्या होती है। तो ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, जो हम कवर करेंगे जी आज के टॉपिक में। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। प्रेजेंटेशन में खुश आमदेद जी। मॉड्यूल 4 कवर कर रहे हैं, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट हीरा प्रोसेस। उसका जी इम्प्लीमेंटिंग रिस्क असेसमेंट का फोर्थ पार्ट है जिसको हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मॉड्यूल गाइड जी हमारा मॉड्यूल है जी, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट प्रोसेस हीरा प्रोसेस, जो कि बहुत क्रूशल है इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए। अ, आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर हैं जो हमने मद्देनजर रखने होते हैं, जिनको हमने फोकस करना होता है ताकि जो हमारा हीरा का प्रोसेस है वो इफेक्टिव हो सके। आज के टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे जी अंडरटेकिंग रिस्क असेसमेंट के अंदर हु अंडरटेक्स अ रिस्क असेसमेंट, असेसर क्या होता है, प्री रिस्क असेसमेंट प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कौन से जो है हमें कंसल्ट करने होते हैं। देन जेनेरिक रिस्क असेसमेंट क्या होती है और डायनामिक रिस्क असेसमेंट क्या होती है। लर्निंग आउटकम जी आज के जो टॉपिक है उसकी क्या होगी कि एट द एंड ऑफ द मॉड्यूल जी आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि रिस्क असेसमेंट असेसर की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। देन ये आपकी प्रिपरेशंस कौन सी होती है रिस्क असेसमेंट के प्रोसेस को कंडक्ट करने से पहले, इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एंड देन कौन से जो सोर्सेज होते हैं, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको हेल्प करते हैं रिस्क असेसमेंट के प्रोसेस में। एंड देन आपको जो रिक्वायर्ड रिस्क असेसमेंट होती है उसकी नेचर क्या हो सकती है, जेनेरिक या डायनामिक रिस्क असेसमेंट, तो ये क्या होती है, इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अंडरटेकिंग रिस्क असेसमेंट की हमारा मॉड्यूल का ये टॉपिक है बेसिक मेन, जिसके अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि रिस्क असेसमेंट जो है उसको कैसे आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, कंडक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जी हु अंडरटेक्स अ रिस्क असेसमेंट, असेसर आप कौन होता है। आपकी जी रिस्क असेसमेंट की इफेक्टिवनेस का सारा दारोमदार इस पे है कि जो आपका असेसर है उसकी क्या कॉम्पिटेंसी और क्या ऑथराइजेशन है। तो देखते हैं जी कॉम्पिटेंट क्या होता है। हमने पहले भी मॉड्यूल में इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया, दोबारा ब्रीफली देख लेते हैं। तो असेसर का कॉम्पिटेंट होना बहुत जरूरी है, उसके पास अप्रोप्रिएट नॉलेज होना चाहिए रेलिवेंट टू द प्रोसेसेस एक्टिविटीज, जो इक्विपमेंट वहाँ यूज हो रहे हैं, जो प्रोसीजर्स वगैरह आप यूज कर रहे हैं, जो आपके प्रोटोकॉल्स हैं, इन सारी चीज़ों का उसको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। देन उसको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं या जो प्रोसेसेस चल रहे हैं, वहाँ कौन-सी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं, सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि जो कि लीड कर सकते हैं हैज़ार्डस सिचुएशंस की तरफ, और उनको किस तरीके से अच्छे से इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करना है, इस सब की उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऑल्सो जी इसके साथ-साथ जो आपके लीगल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, रेगुलेशंस आ जाती हैं, लेजिस्लेशंस आ जाती हैं, या जो स्टैंडर्ड्स आपने फॉलो किए हुए हैं, या जो आपका क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स है, उन चीज़ों के बारे में भी उसको अच्छी अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो इन सारी चीज़ों को भी कवर कर सके। देन जी आ जाते हैं स्किल्स। आपके असेसर के पास स्किल्स और एबिलिटीज़ होनी चाहिए कि जो उसके पास नॉलेज है, उसको कैसे इफेक्टिव तरीके से उसने इम्प्लीमेंट करना है, इस चीज़ की एबिलिटी होनी चाहिए। देन जी उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन चीज़ों में, उसने ऑन ग्राउंड ये चीज़ों को होते देखा हो, ताकि उसका जो प्रैक्टिकल एक्सपोज़र है, वो जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इफेक्टिव नेस में रिस्क असेसमेंट की। देन जी आपके असेसर को ऑथोराइज़्ड होना चाहिए, सेल्फ असेसमेंट नहीं, कंपनी के बिहाफ पे असेसमेंट कर रहा है, डेजिग्नेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन है। कंपनी ने उसको अथॉरिटी दी है कि आप ये रिस्क असेसमेंट करें। देन उसको जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने उसको ऑथोराइज़ किया कि आप जो डिसीजन लेना चाहते हैं, कंट्रोल मेजर लगाना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप वो करें।
हम आपको जो है सपोर्ट करेंगे। देन जी जो चेंजेस अगर कोई करना मेजर सिग्निफिकेंट चेंज आ जाती है जिसकी रिक्वायरमेंट आती है तो उसके लिए भी उसको ऑथोराइजेशन होनी चाहिए। तो जो आपका असेसर होता है ये उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है प्री रिस्क असेसमेंट प्रिपरेशन। तो आपकी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस से पहले जो आपने तैयारी करनी है उसमें आपका जी स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, गैदर इन्फॉर्मेशन है, आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर एंड एक्सपर्ट है, देन डेवलप रिस्क असेसमेंट प्लान है, रिस्क असेसमेंट की टीम इस्टेब्लिश करनी है, स्केड्यूल एंड कोऑर्डिनेशन आ जाता है। अब इनको वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। तो जो आप रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस करने जा रहे हैं इसमें आप सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि आप किन चीज़ों को असेस करने जा रहे हैं और उनके क्या मकासद हैं, ताकि जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, टीम्स इन्वॉल्व हैं, उन सबको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके। इसलिए जी आपके जो स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं क्लियर होने चाहिए और प्रिसाइज होने चाहिए। एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि जनाब एग्जैक्टली आप क्या करने जा रहे हैं और उनके एग्जैक्ट क्या मकासद है। अब स्कोप में आपके जी एरियाज आ जाते हैं जो आप या लोकेशंस और डिपार्टमेंट्स आप कवर करेंगे जो रिस्क असेसमेंट का पार्ट होंगे। जो एक्टिविटीज कवर करेंगे, प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स, इक्विपमेंट, मशीनरी वगैरह, वो सब आ जाएंगे स्कोप के अंदर में, आप मेंशन करेंगे। देन कौन कौन से मटेरियल इन्वॉल्व होंगे इसमें, कौन कौन से सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होंगे और कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे जो पार्ट, वो सारी चीज़ें आप इसमें कर लेंगे। देन डॉक्यूमेंट्स में आप पॉलिसीज प्रोसीजर, आपकी जो कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं या जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो क्या क्या चीज़ें आप इसमें कवर करेंगे वो सारे आप डिफाइन कर लेंगे। देन जो ऑब्जेक्टिव्स में क्या आ सकता है जी, आपकी क्या ऑब्जेक्टिव है रिस्क असेसमेंट के, आप अपने जो रिस्क है उन्हें कंट्रोल करना चाह रहे हैं, या आप एक्शन प्लान बनाना चाह रहे हैं, स्ट्रेटजीज बनाना चाह रहे हैं कोई डेवलपमेंट की, रिस्क मिटिगेशन की। देन जी या आपका हो सकता है मकसद में ये आता है कि आप लीगल कंप्लायंस की कोई रिक्वायरमेंट थी वो मीट करने जा रहे हैं, कोई स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट थी, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी वो मीट करने जा रहे हैं। या आपका मकसद में ये भी शामिल है कि आपकी बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी का इशू जा रहा था, आप उसको सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं, मोर प्रोग्रेसिव बनाना चाहते हैं। आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी की परफॉर्मेंस जो थी, कोई इंसिडेंट्स वगैरह हुए थे, उनको इम्प्रूव करना चाहते हैं, लेसन लर्न करना चाहते हैं, अपनी जो एचएससी की परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो आपने क्लियरली मेंशन करना है कि जो आप स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट करने जा रहे हैं उसके एग्जैक्ट मकासद क्या है। नेक्स्ट स्टेज में जी आपके गैदर इन्फॉर्मेशन आ जाता है। अब आपने स्कोप के अंदर जो चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं, उनके अकॉम्प्लिशमेंट के लिए जो चीज़ें, जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आपको हेल्पफुल हो सकते हैं, आप उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं या कलेक्ट कर लेते हैं स्टेज पर, ताकि जब आप रिस्क असेसमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, कंडक्ट करेंगे, तो उस वक्त आप उनसे हेल्प ले सकें। अब कौन से इंफॉर्मेशन के सोर्सेज आ सकते हैं? आपके रिकॉर्ड्स आ सकते हैं, हिस्ट्री के, इंसिडेंट, इल हेल्थ, एब्सेंटिज्म, ट्रेनिंग वगैरह के। मॉनिटरिंग रिकॉर्ड आ सकते हैं, आपके इंस्पेक्शन, ऑडिट्स वगैरह आ जाती हैं, सर्वेज आ जाते हैं, आपकी इक्विपमेंट वगैरह की रिपेयर्स के रिकॉर्ड आ जाते हैं, मेंटेनेंस के लॉग्स आ जाते हैं। देन आपकी जी एचएससी की पॉलिसीज, प्रोसीजर्स या सेफ सिस्टम वर्क जो आपने बनाए हुए हैं, सेफ्टी मैनुअल्स हैं आपके पास, एसओपीज वगैरह, ये चीज़ें आ सकती हैं इसमें। देन आपके पास जो आपके एम्प्लॉयज़ की कंसल्टेशन या फीडबैक की जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की हुई है वो सारी इसमें आ सकती है। देन जी मैन्युफैक्चरर्स की इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह के मैनुअल्स होते हैं टेक्निकल सेफ्टी के। देन आपके मटेरियल्स होते हैं, उनकी डेटा शीट्स होती हैं, सेफ्टी डेटा शीट्स, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो आपको रिक्वायर्ड है। देन ये आपके इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन है स्पेसिफिक टू द, जो रेलिवेंट हो सकती हैं आपके, वो आपके पास किसी रेगुलेटरी बॉडीज वगैरह से आ सकती हैं, स्टैंडर्ड से आ सकती हैं। देन बेंचमार्किंग वगैरह आप कर सकते हैं, आप किसी जो आपकी डिफरेंट बॉडीज हैं उनसे आप ले सकते हैं, या आपकी कोई कंपेटिटर या कोई लीडर है इंडस्ट्री का, तो उसके साथ आप बेंचमार्किंग की जो क्राइटेरियाज हैं वो सेट कर सकते हैं, उनसे स्टैट्स ले सकते हैं। देन जी आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बॉडीज होती हैं जैसे नायोश है, तो आप उनकी कोई गाइडलाइंस हो सकती हैं जो आपके रेलिवेंट हो सकती हैं। तो कोई भी ऐसे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको आपके जो स्कोप ऑफ द रिस्क असेसमेंट है उसको अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं, आप उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और गैदर कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स एंड एक्सपर्ट्स। जो हमने स्कोप के अंदर एक्सपर्ट्स की आइडेंटिफिकेशन की बात की थी, तो उसमें जी हमारे लिए वैल्यूएबल हमारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं, मैनेजमेंट के लोग हो सकते हैं, कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स हो सकते हैं, सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्टर के लोग हो सकते हैं। देन रेगुलेटरी एजेंसीज, अगर हमारा लीगल कंप्लायंस से मतलब क्या कोई इशूज है, उसके अंदर हमारे पास लीगल एक्सपर्ट्स वगैरह भी आ सकते हैं। देन जी हमारे पास एचएससी के कोई एक्सपर्ट्स, थर्ड पार्टी जिनकी हम सर्विसेज देना चाहते हैं, या कोई सब्जेक्ट में स्पेशल सब्जेक्ट मैटर है उसके एक्सपर्ट हो सकते हैं। देन लोकल कम्युनिटीज वगैरह, तो ये हमारे स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डेवलप अ रिस्क असेसमेंट प्लान। आपने स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, अब आप प्लान को शेप दे सकते हैं। आप इसमें अप्रोच और जो मेथोडोलॉजीज वगैरह आप यूज कर रहे होंगे उनको देखते होंगे। इसके अंदर आपने जो स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो ऐड हो जाएगा। रिस्क असेसमेंट के दौरान जो डिफरेंट मेथोडोलॉजीज, जेएसए, जेएचए, हैजअप वगैरह यूज करेंगे वो ऐड कर लेंगे। रिस्क का क्राइटेरिया सेट कर लेंगे, लाइक्लीहुड कॉन्सिक्वेंसेज जो है आपने
लो मीडियम हाई में रखने हैं, नंबरिंग करनी है। रिस्क रेटिंग के अंदर रिस्क स्कोरिंग करनी है, मैट्रिक्स यूज करना है, कोई और टेक्निक यूज करनी है। देन जी आपकी जो रिस्क प्रायोरिटाइजेशन होती है वो लाइक्लीहुड बेस्ड करनी है, आपने कॉन्सिक्वेंसेज बेस्ड करनी है या कोई और टेक्निक यूज करनी है। देन जो आपने टॉलरेंस लेवल सेट करना है वो आप इसके अंदर कंसीडर कर लेंगे। देन जी आपने जो डेटा कलेक्शंस के बारे में किया था उसको ऐड कर लेंगे, एनालिसिस कैसे करना है, ट्रेंड्स एंड एनालिसिस देखने हैं, वो चीज़ें इसमें आप डिसाइड कर लेंगे। देन जी आपने जो रिस्क असेसमेंट की टीम स्टैब्लिश करनी है वो ऐड कर लेंगे, उसको देख लेंगे आपने। देन आपका टाइमलाइन क्या है, आपका माइलस्टोन क्या है, वो सेट कर लेंगे। रिसोर्सेज एंड बजट्स, आपको जो रिसोर्सेज चाहिए होंगे ह्यूमंस की शक्ल में हो सकते हैं, फाइनेंशियल गैजेट्स वगैरह, वो सारे आप सेट कर लेंगे। बजट आपको चाहिए होगा, हो सकता है आपने कोई थर्ड पार्टी एक्सपर्ट वगैरह की जो सर्विसेज है वो लेनी है, तो उसकी अरेंजमेंट्स आप कर लेंगे। देन आपने ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को जो आपने इन्वॉल्व किया, उसकी कम्युनिकेशन कैसे कर रहे होंगे, रिपोर्टिंग ट्रेनिंग वगैरह कैसे कर रहे होंगे, तो ये सारी चीजें आप रिस्क असेसमेंट प्लान में ऐड कर लें। नेक्स्ट टॉपिक है एस्टैब्लिश अ रिस्क असेसमेंट टीम, वेरी इंपॉर्टेंट वन। रिस्क असेसमेंट की जो इफेक्टिवनेस है उसका दारोमदार है इस पे। कॉम्पिटेंट होनी चाहिए आपकी टीम, इफेक्टिव होनी चाहिए। अब जो आपकी कंपोजिशन ऑफ टीम है ये डिपेंड करती है डिफरेंट फैक्टर्स पर। नंबर वन, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव जो आपने सेट किए रिस्क असेसमेंट के। अब वो अगर आपके स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव्स के लोग हैं। अगर आपके ऑपरेशनल एस्पेक्ट ज्यादा है तो आपके ऑपरेशन के इंजीनियर वगैरह आ जाएंगे। देन जी रिस्क कैटेगरीज क्या इन्वॉल्व होंगी, वो आपकी कंपोजिशन पे जो है वो इन्फ्लुएंस करती है, असरअंदाज होती है। केमिकल्स ज्यादा है तो उसके लिए केमिकल स्पेशलिस्ट आ सकता है। देन अगर आपके हेल्थ इश्यूज हैं तो हेल्थ का स्पेशलिस्ट, इन्वायरमेंटल रिस्क जो है उनके लिए आपके इन्वायरमेंटल स्पेशलिस्ट आ सकते हैं। इसी तरह अगर लीगल कंप्लायंस के इश्यूज ज्यादा हैं तो उसके अंदर आप लीगल एक्सपर्ट्स की सर्विसेज ले सकते हैं। देन आपके पास अगर फाइनेंस के मुतलका रिस्क आपके आ रहे हैं तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी आ सकते हैं। देन चौथा फैक्टर ये अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अगर आपके लिमिटेड रिसोर्स हैं तो ऑब्वियसली आप जो है सिर्फ जो चीदा चीदा रिस्क है आपके क्रिटिकल, आप उन पर ही फोकस करोगे। लेकिन अगर रिसोर्सेज आपके पास सफिशिएंट है तो हो सकता है आप जो है आप थर्ड पार्टी के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको भी एंगेज कर लें ताकि रिस्क असेसमेंट मोर इफेक्टिव हो जाए। इस तरह जी फोर्थ फैक्टर जो आ जाता है वो आ जाता है कि किस टाइप की जो मेथोडोलॉजी अप्रोच होगी आपकी वो क्या होगी। लेट्स से क्वालिटेटिव है तो उसके अंदर तो आपकी नॉर्मल टीम चल जाएगी। लेकिन अगर क्वांटिटेटिव अप्रोच है आपकी तो उसमें आपको जो आपके एनालिसिस करने के लिए डेटा साइंटिस्ट या डेटा स्पेशलिस्ट होते हैं आपको उनकी जरूरत पड़ेगी। तो अब आपकी जो कंपोजिशन ऑफ टीम है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। अब कौन सी कंसिडरेशन कर सकते हैं जी, मल्टी डिसिप्लिनरी होनी चाहिए। देन उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन होने चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से अपना रोल इफेक्टिव तरीके से प्ले कर सके। टीम साइज एंड स्ट्रक्चर वो आपका डिपेंड करेगा कि जो आपका स्कोप या कितना ब्रॉडर एक्टिविटीज या नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं जो आप कवर कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा आपके एक्टिविटीज होगी, प्रोसेसेस होगी, जितना बड़ा स्कोप होगा उतनी ही टीम का साइज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। देन जी जो टीम फैसिलिटेटर जो टीम को चेयर करेगा, लीड करेगा, वो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उसकी जो टीम मैनेजमेंट होती है स्किल्स वो अच्छी होनी चाहिए। अब पोटेंशियल मेंबर जो हैं एचएससी के स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, हेल्थ एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ के स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, सेफ्टी इंजीनियर्स आ सकते हैं, इन्वायरमेंटल स्पेशलिस्ट आ सकते हैं और आपके ऑपरेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स आ सकते हैं। कुछ एडिशनल मेंबर रेगुलेटरी कंप्लायंस के स्पेशलिस्ट आ सकते हैं लीगल हवाले से, इमरजेंसी रिस्पांस के स्पेशलिस्ट आ सकते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से आपके स्पेशलिस्ट आ सकते हैं। आप जो भी टीम स्टैब्लिश करते हैं आप मेक श्योर करें कि उनके जो ऑब्जेक्टिव हैं आप उनको क्लियर और प्रिसाइज तरीके से डिफाइन करते हैं ताकि हर किसी को पता हो कि उन्होंने क्या जो है अचीव करना है और फिर वो प्लान कर सके कैसे करना है। इसी तरह जी कम्युनिकेशन के जो मेथड हैं आपके वो इफेक्टिव होने चाहिए ताकि ऑल द इंफॉर्मेशन जो भी एक्सचेंज हो रही है वो आपकी इफेक्टिव तरीके से हो सके। और जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं वो एडुकेट होने चाहिए ताकि टीम इफेक्टिव तरीके से अपना काम कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है जी स्केड्यूल एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज। अब आपने टीम एस्टेब्लिश कर ली थी, अब वो आप उनके साथ इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट कर लें, डिसाइड कर लें कि अब ड्यूरिंग द जो हमारी एक्सरसाइज है रिस्क असेसमेंट की कौन कौन सी एक्टिविटीज इसके अंदर जो है हम एग्जीक्यूट या कंडक्ट कर रहे होंगे। वो उसमें है जी आपकी इंस्पेक्शन वगैरह आ सकती है, एम्प्लॉयज के साथ जो आपकी इंटरेक्शन, इंटरव्यूज या सर्वेज वगैरह, मेथोडोलॉजीज जेएसए हैजअप वगैरह, रिस्क एनालिसिस इवैल्यूएशन के मेथड्स, रिस्क स्कोरिंग, मैपिंग, रिस्क मैट्रिक्स। देन रिस्क ट्रीटमेंट प्लानिंग, मॉनिटरिंग कैसे करनी है आपने, क्या इंडिकेटर्स आपने सेट करने हैं। देन डॉक्यूमेंट्स रिव्यूज, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने चेक करने हैं, रिस्क रजिस्टर्स आ सकते हैं, पॉलिसीज, प्रोसीजर। तो जो जो एक्टिविटीज आपने परफॉर्म करनी है वो सारी आप डिसाइड कर लें, टीम के साथ कम्युनिकेट कर लें, कोऑर्डिनेट कर लें। आपने अब रिस्क असेसमेंट की प्लानिंग कर ली है तो अब आपके पास रिसोर्सेज कौन से होने चाहिए, उसमें आपके डेडिकेटेड फंड्स रख सकते हैं आप जो एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। कंसल्टेंट फीस, आप जो एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स वगैरह हो सकते हैं।
ट्रैवल एंड ट्रेनिंग एक्सपेंसिव, आपको मूव ट्रैवल करना पड़ता है, सफर करना पड़ता है, कैब प्लेन वगैरह। देन स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट हो सकता है, आपको चाहिए हो मीटर सेंसर टेस्टिंग डिवाइसेस वगैरह, कंप्यूटर वगैरह आ सकते हैं। देन आपकी कम्युनिकेशन के लिए ईमेल, फोन, वीडियो कॉन्फ्रेंस, इसकी अरेंजमेंट्स हैं। और डॉक्यूमेंटेशन आपको हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, गूगल डॉक्स, कोई ऐसे गैजेट्स या सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट जी, सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन जो रिस्क असेसमेंट में हेल्प करेंगे, यूज होंगे। हमने स्कोप में इनको आइडेंटिफाई किया था, कौन कौन से हो सकते हैं। इंटरनल में पास्ट रिपोर्ट्स हैं, इंजरीज, एक्सीडेंट्स के बारे में। एम्प्लॉयज के फीडबैक, सर्विस वगैरह हैं, सजेशंस। देन सेफ्टी मैनुअल्स, प्रोसीजर्स, आपके एसओपीज, रिस्क असेसमेंट पुरानी जो पहले की हुई थी वो हेल्प कर सकती हैं। देन मॉनिटरिंग रिकॉर्ड्स हैं, आपके इंस्पेक्शंस, ऑडिट्स और नियर मिस की शक्ल में। देन जी आपके ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स हैं, जो आपने ट्रेनिंग्स करवाई हैं वर्कर्स वगैरह को। देन मेंटेनेंस के रिकॉर्ड हैं, जो इक्विपमेंट वगैरह से रिलेटेड हो सकती है। एक्सटर्नल सोर्सेज में आपके इंडस्ट्री की बेंचमार्किंग आ सकती है, गाइडलाइंस आ सकती हैं। आपकी गवर्नमेंट की एजेंसीज या रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उनसे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। देन आपके पास जो आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बॉडीज होती हैं, नायोश की तरह, आप उनसे भी हेल्पलाइन ले सकते हैं। इस तरह आपके पास ऑनलाइन रिसोर्सेज आ जाते हैं, डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज हैं, ओशा, नायोश, एचएससी यूके। तो इनकी वेबसाइट्स हैं जहां से आप जो है मुतलका रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ रिस्क असेसमेंट जेनेरिक हो सकती है। ये प्री एग्जिस्टिंग स्टैंडर्डाइज जो आपने पहले से डेवलप करके रखी होती है, यूजुअली हेड ऑफिस में बना लेते हैं। ऐसे बिजनेसेस जिनकी चेन्स होती हैं या फ्रेंचाइजीज होती हैं, तो उनके यहाँ जो रिस्क फैक्टर होता है, चूंकि उनके प्रोसेसेस और एक्टिविटीज और इक्विपमेंट वगैरह वो स्टैंडर्डाइज होते हैं, एक ही तरह के होते हैं, तो उनके जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो ऐसे बिजनेसेस वगैरह के लिए आप एक स्टैंडर्डाइज जो रिस्क असेसमेंट है वो डेवलप कर लेते हैं और उसको शेयर कर देते हैं सबके साथ। तो ऐसी रिस्क असेसमेंट को जेनेरिक रिस्क असेसमेंट कहते हैं। अब जो ऐसी रिस्क असेसमेंट होती है, वो आप अपनी जो ईच लोकेशन होती है उसके हिसाब से आप उसको टेलर कर सकते हैं। कोई नई चीज उसमें ऐड करनी है, वो उसमें ऐड कर सकते हैं, कोई नए हैजर्ड्स हैं, रिस्क है, और आप उसको ऐड करके मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं। ऐसी रिस्क असेसमेंट को हम जेनेरिक रिस्क असेसमेंट कहते हैं। अब हमने बात की जेनेरिक रिस्क असेसमेंट, जहाँ पर ऐसे बिजनेस जहाँ स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर और प्रोसेसेस होते हैं, सिमिलर इक्विपमेंट और लेआउट्स होती हैं, कॉमन हैजर्ड्स होते हैं, तो वहाँ यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल रिटेल चेन है, आपके शॉपिंग मॉल्स हैं, तो वहाँ पर आपके जो एक्टिविटीज प्रोसेसेस होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। वहाँ की जो लेआउट्स होती हैं वो भी सिमिलर होती हैं। तो इसी तरह तो वहाँ पर ऐसे डिटेल्स के लिए आप जेनेरिक रिस्क असेसमेंट डेवलप कर सकते हैं, और डिफरेंट लोकेशंस पे आप उसको एज पर रिक्वायरमेंट मॉडिफाई कर सकते हैं, टेलर कर सकते हैं। इसी तरह आपके फास्ट फूड और होटल्स वगैरह की चेन्स आ जाती हैं, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस आ सकते हैं, स्कूल्स आ सकते हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पर आपके प्रोसीजर प्रोसेसेस जो हैं वो स्टैंडर्डाइज है, तो वहाँ पर आप जेनेरिक रिस्क असेसमेंट यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो चीजें चेकलिस्ट वगैरह यूज हो सकती हैं, आपके जो सिमिलर प्रोसीजर्स आ सकते हैं, देन और आपकी प्री रिटर्न जो होती है रिस्क असेसमेंट फॉर स्पेसिफिक टास्क, वो यूज हो सकती है। नेक्स्ट है जी आपके पास डायनामिक रिस्क असेसमेंट। ये बेसिकली कंटिन्यूअल प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग हैजर्ड्स एंड पुटिंग इन द कंट्रोल मेजर इन कंटिन्यूअसली चेंजिंग वर्क सिचुएशंस और वर्क कंडीशन। अब ऐसी वर्क इन्वायरमेंट जहां आपकी जो सिचुएशंस हैं, हैजर्ड्स हैं, कंटिन्यूअली चेंज हो रहे हैं, तो वहां पर आप ऑन द स्पॉट रिस्क असेसमेंट कर रहे होते हैं। ये डायनामिक होती है इस तरह से कि ये हर चेंज के साथ अपने आप को मॉडिफाई करती हैं, और देन फिर आप कंट्रोल लगाते हैं और इफेक्टिव हो जाती हैं, वैलिड हो जाती हैं। तो ऐसे रिस्क असेसमेंट को आप क्या कहते हैं? डायनामिक रिस्क असेसमेंट कहते हैं। ये आमतौर पर साइट स्पेसिफिक होती है। अब इसके अंदर आपकी जो कॉन्टिन्यूस ऑनगोइंग मॉनिटरिंग वगैरह होती है वो इन्वॉल्व होती है। देन ये आपकी जो डायनामिक रिस्क असेसमेंट है, ये हाई रिस्क एक्टिविटीज वगैरह, कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस, वहाँ पे यूज होती है। अनप्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट होता है यूजुअली, जो चेंज हो रहा होता है हर वक्त, और जो आपकी जो टास्क और एक्टिविटीज हो रही होती है उनके अंदर से जो मल्टीपल किस्म के जो हैजार्डस सिचुएशंस या कंडीशंस है वो अराइज हो रही होती है। और ये कॉन्टिन्यूअल प्रोसेस होता है जिसमें आप हर वक्त मॉनिटरिंग कर रहे होते हो, और जो आपकी चेंजिंग सिचुएशंस होती हैं उनको आइडेंटिफाई करके आप जो अपने सूटेबल कंट्रोल्स होते हैं उनको वजह कर रहे होते हो, लगा रहे होते हो, और अपनी जो आपकी रिस्क असेसमेंट होती है उसको आप मॉडिफाई कर रहे होते हो। टॉपिक कवर किए, कंक्लूड करते हैं। हु अंडरटेक्स रिस्क असेसमेंट? कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ऑथोराइज्ड होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस, स्किल्स, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उसको अथॉरिटी होनी चाहिए। प्री रिस्क असेसमेंट में आप स्कोप्स और ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं, प्लान करते हैं रिस्क असेसमेंट को, स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट करते हैं, टीम बनाते हैं। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरनल हो सकते हैं, आपकी रिपोर्ट्स हैं, इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स, नियर मिसिस की मॉनिटरिंग रिकॉर्ड हैं। जो एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं उसके अंदर आपकी रेगुलेटरी बॉडी से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, स्टैंडर्ड्स वगैरह से मिल सकती है। जेनेरिक रिस्क असेसमेंट प्री डेवलप्ड होती है, जो आपके बिजनेस चेन फ्रेंचाइज की शक्ल में होते हैं, जहाँ पर प्रोसेसेस जो होते हैं स्टैंडर्डाइज होते हैं, जैसे इक्विपमेंट होता है, रिस्क फैक्टर सेम होता है, वहाँ यूज होती है।
हर लोकेशन पर उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। डायनामिक रिस्क असेसमेंट कंटिन्यूअल प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग हैजर्ड्स एंड पुटिंग इन द कंट्रोल मेजर्स है, जहाँ हर वक्त सिचुएशंस चेंज हो रही होती हैं। तो ऐसी जगह पर जो आपकी रिस्क असेसमेंट्स होती हैं वो हर चेंज या सिचुएशन जैसी चेंज होती हैं, मॉडिफाई होती हैं, अल्टर होती हैं। तो ऐसे रिस्क असेसमेंट को डायनामिक रिस्क असेसमेंट कहते हैं। जी, ये हमारा टॉपिक था आज का जो हमने कवर किया। उम्मीद करता हूँ जी आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपके देखने का, सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।